डिस्क्लेमर, यह वीडियो किसी भी तरीके के सेक्सुअल गतिविधि को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में रेप, मर्डर, असोल्ट जैसे काफ़ी डार्क चीज़ों पर बातें की जाने वाली हैं और भर भर के खून खराबा दिखाया जाएगा। और इसीलिए अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो यह वीडियो आगे ना देखें। धन्यवाद। तो ये कहानी सांग्यान नामक एक शहर की, जो कि 1990s के अराउंड सेट है। सांग्यान शहर जहाँ पे इतनी खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं, लेकिन उधर कुछ और भी है। एक सीरियल किलर, मैं यहाँ नोह के नाम से जाना जाता हूँ। नोह लड़कियों को उठाता है, उनको टॉर्चर करता है, उनको बुरी तरीके से असोल्ट करता है। इतने से भी उसका मन नहीं भरता तो वह लड़कियों को बहुत ही क्रूरता से मार डालता है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन खास बात यह है कि नोह के मुखौटे के पीछे कौन छुपा है और वो लड़कियों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये मैं आपको बताएगा। लेकिन कहानी शुरू करते हैं शुरू से। एक लड़की अपने डॉगी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। तभी वो डॉगी उस लड़की को जबरदस्ती एक रेड बॉक्स की तरफ लेके जाता है। वो लड़की रेड बॉक्स में जो था उसको देखकर वहां से डर के मारे भाग जाती है, क्योंकि बॉक्स में एक लड़की का कटा हुआ हाथ रखा था। अब वहां पे आता है ईमानदार, स्मार्ट, विख्यात प्रोसिक्यूटर। क्यों? प्रोसिक्यूटर क्या होता है? प्रोसिक्यूटर एक प्राइवेट बॉडी का पार्ट ना होकर के सरकार का आदमी होता है, जो कि सीधे सरकार को रिपोर्ट करता है। काइंड ऑफ लॉयर टाइप का होता है वो, जो कि नोटिस करता है कि उस कटे हुए हाथ का अंगूठा तो टूट चुका है। फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये कटा हुआ हाथ एक मरे हुए लड़की का है। बोले तो किसी ने उस लड़की का मर्डर किया, फिर उस लड़की का हाथ काटा और मजे से पुलिस को गिफ्ट बॉक्स में डाल करके भेज दिया। अब हमें ऐसे ही एक सिमिलर केस के बारे में बताया जाता है। वो कांड कुछ ऐसा था। मार्च 1995, तियानची ई नाम का एक फोटोग्राफर, जिसने न्यूड फोटोज के बहाने यूपिंग नामक एक मोहतरमा को पुलिस की धमकी देकर उसका रेप किया और उसका मर्डर किया। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसके बॉडी में कई सारे चोट के निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसको बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया हो और उसकी मौत गला दबा के की गई थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूपिंग का अंगूठा भी टूटा हुआ था। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, लू यू जेन यूपिंग की रूममेट थी, जो कि क्लेम कर रही थी कि यूपिंग ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह अपनी न्यूड फोटोज खिंचवाने के लिए रेडी कैसे हो सकती है? लू यान जेन, जो कि टीएनबी में काम करती थी, उसके अकॉर्डिंग ये रेप और मर्डर सिर्फ एक कोशिश है असली सच और असली अपराधी को छुपाने की। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नोह सीई जून नाम की एक नई लड़की को किडनैप कर लेता है। अब हम देखते हैं कि कुओ भाई साहब लू यान झन के पीछे जाते हैं, लेकिन वह उसको नोटिस कर लेती है। आपको याद ना हो तो लू यान झन ने यूवेई, जो कि क्यू का बॉस था, उसको अरेस्ट करवाने वाली फुटेज को लीक किया था मीडिया में। साथ ही वह यूपिंग की रूममेट थी जिसका रेप हुआ था। लू यान झन का मानना था कि प्रोसिक्यूटर सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है और इसीलिए लोगों को सच पता होना चाहिए कि वे लोग प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस के हाथों कितना ज़्यादा सुरक्षित हैं। कुओ बोलता है कि उसे भी इस बात का दुख है, लेकिन एक दिन में इन चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता। अब कुओ यानजून से रिक्वेस्ट करता है कि वह यूपिंग की कुछ चीज़ें दिखाए ताकि सच का पता चल सके और लोगों के बीच सच लाया जाए। एक्चुअली में लू यानझन भी यही चाहती थी। जब कियो यानझन के रूम जाता है तो वह उसे बताती है कि वे दोनों साउथ से नॉर्थ की तरफ काम ढूंढने के लिए आए थे। उन दोनों की फैमिलीज इस बात से एग्री नहीं करती थी, जो कि वो करना चाहती थी, और इसीलिए वो बहुत ही रेयरली अपने फैमिली के टच में होते थे। साथ में कियो को पता चलता है कि यूपिंग को पेंटिंग्स बनाना पसंद है और उसको म्यूजिक बड़ी मस्त लगता था। मेन हाईलाइट इधर यह है कि यूपिंग 14 मार्च 1995 में किंग नामक एक डांस क्लब गई थी, जिसके बाद किसी ने उसको वहीं से उठा लिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि क्यों तियानची ई से मिलने जाता है, जो कि यूपिंग के रेप और मर्डर के मामले में जेल की हवा खा रहा था। आपको हमें तियानची ई का स्टेटमेंट सुनाता है, जिसमें उसने बताया था कि वह यूपिंग से स्टन डिस्ट्रिक्ट में टकराया था। अब यूपिंग ने उसको धमकी दी थी कि वह उसको अब्यूज के मामले में फंसा देगी, जिसके कारण तियानची ई उसको अपने घर लेकर जाता है। फिर जब वह सुबह शाम दिन रात एक ही सब्जी खा खा के बोर हो जाता है तो वह यूपिंग को गला दबा के मार देता है और फिर उसको अपने दूर के घर के सामने ले जाकर के दफना देता है। लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह भाग नहीं सकता था और इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टेटमेंट उसने रट रखी हो। अब क्यों तियानची ई को थम्स देता है तो तियानची ई उनको ठीक तरीके से खोल भी नहीं पा रहा था, जिसका मतलब यूपिंग का रेप उसने नहीं किया था। यह बात कंफर्म हो जाती है जब क्यों तियानची ई को यूपिंग के हाथ का फोटो दिखाता है, जिसमें यूपिंग के हाथ का अंगूठा टूटा हुआ था, लेकिन उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था।
अब क्यों इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा? वेल, क्योंकि यूपिंग के हाथ का अंगूठा टूटा हुआ था और ऐसा तभी हो सकता है जब यूपिंग के हाथ थंब कप से बंधे हों। लेकिन क्योंकि तियांची ई थंब कप्स को ठीक तरीके से यूज कर भी नहीं पाता है तो फिर उसने ये नहीं किया होगा। अब यहाँ से एक दूसरा कंक्लूजन भी निकलता है, क्योंकि तियांची ई जेल के अंदर है, उसको नहीं पता कि यूपिंग का अंगूठा कैसे टूटा और पार्क में जो कटा हुआ हाथ मिला था उसका भी अंगूठा टूटा हुआ था, जिसका मतलब उनके बीच कोई ना कोई एक सीरियल किलर मौजूद था। अब कियो को हम उस जगह पर जाते हुए देख सकते हैं जहाँ तियांची ई ने यूपिंग की बॉडी को दफनाया था। वहाँ उसको पता चलता है कि उसने कई बार वो लोकेशन गलत बताई थी। एक्चुअली में उसके स्टेटमेंट में कई सारे लूप होल्स थे, जैसे कि उसको गाड़ी कहाँ से मिली, उसने यूपिंग को कितने बजे मारा था और उसकी बॉडी को दफनाने के लिए वह उतना दूर क्यों गया, ये चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। जिसका मतलब ये सब उसने किया नहीं था, प्रोबेबली किसी ने उससे करवाया था और असली क्रिमिनल अब भी बाहर है जो कि क्राइम्स को कर रहा है। उस जगह पर उनको फिर से रेड बॉक्स में गिफ्ट मिलता है जिसमें सिन ए जुन, जिसको कुछ ही टाइम पहले नोह ने उठाया था, उसका वॉलेट और आईडी था। अब क्यों सिन ए जुन के घर जाता है उसके पर्सनल चीजों को देखने के लिए। वहां पर उसको पता चलता है कि ये जुन हर वेडनेसडे चर्च जाती थी और उसको भी किंग डांस क्लब का म्यूजिक बड़ी पसंद था, जिस क्लब से यूपिंग गायब हुई थी। फिर क्या कुओ उधर धावा बोलता है लेकिन उसको बस खाक मिलता है। अब नोह को सिन ए जुन के दादाजी का कॉल आता है जो कि उससे बोलता है अपने पोती को जिंदा देखना चाहता है तो आज ही रात तक कुत्ता जैसा बनकर घूमो। वो ये काम करते हैं लेकिन नोह उनको बदले में ये गिफ्ट देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोह सिन ए जुन के दादाजी को जो सीडी देता है उसमें सिन ए जुन को नोह बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है और ये सब कुछ वो देखता है, जिसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस वाले मिलकर एक मीटिंग करते हैं और वो नोटिस करते हैं कि सिन ए जुन और यूपिंग दोनों ही किंग नामक डांस क्लब में जाने के बाद ही गायब हुई थी, जिसके कारण वह किंग में सर्च ऑपरेशन के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ उनको कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोह अब पुलिस ऑफिसर लिन सांगडोंग की पुत्री के परम मित्र को उठा लेता है। अब क्योची और इंस्पेक्टर सांगयोंग उस चर्च में जाते हैं जिसमें हर वेडनेसडे सिन ए जुन प्रेयर के लिए जाती थी। वहाँ उनको ईजुन की एक फ्रेंड मिलती है जो कि उनको बताती है कि ईजुन काफ़ी कम घर जाती थी क्योंकि उनके घर में मंदिर था, लेकिन ईजुन किसी और धर्म को मानती थी और ये चीज़ उसके दादाजी को बताने से डरती थी। और साथ ही फोटो में हम जितने भी देवी और सज्जन दिख रहे हैं उन सभी को ईजुन ने ही उस क्लब में इन्वाइट किया था। इसके बाद हम ईजुन के दादाजी को टीवी में लाइव ब्रॉडकास्ट में देखते हैं जो कि नोह से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वह यूजिन को उनको वापस करे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्योची बड़ी मस्त से सो रहा होता है लेकिन तभी उसको एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि ईजुन की बॉडी शहर के उत्तरी कोने में एक क्रॉस के ऊपर मिली है। लेकिन जब वे लोग वहां पर पहुंचते हैं तो नोह की क्रूरता देखकर उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। नोह ने ईजुन को क्रॉस के ऊपर डाला था क्योंकि ईजुन के घर में एक मंदिर था जो कि किसी और रिलीजन से बिलोंग करता था। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि ईजुन की बॉडी को मरे हुए 8 से 10 दिन हुए थे। उसकी बॉडी को रेफ्रिजरेटर जैसे किसी जगह पर रखा गया था ताकि बॉडी ताजा रहे और मरने से पहले उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और उसके फेस पर लिपस्टिक के निशान थे। खास बात यह थी कि यही सेम लिपस्टिक के निशान यूपिंग के फेस पर भी थे। अगले शॉट में हम नोह को देखते हैं जो कि पुलिस इंस्पेक्टर की दोस्त को नंगा करके रखता है और एजलवेज वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। वो लड़की उसको बताती है कि मैंने और यूतोंग जो कि उस इंस्पेक्टर की बेटी है हमेशा से ही एक कपड़ा दुकान खोलना चाहते थे लेकिन उसका बाप साला कभी नहीं माना। दूसरी तरफ हम महान प्रोसिक्यूटर क्यूची को देखते हैं जो कि यूपिंग द्वारा डिजाइंड फोटोज को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी हुन हुआ ही जो कि क्यो की गर्लफ्रेंड और एक साइकोलॉजिस्ट है वह क्यो से मिलने के लिए आती है। कुओ की गर्लफ्रेंड कुओ को नोह पर अपनी रिपोर्ट देती है क्योंकि वह एक साइकोलॉजिस्ट है जिसमें लिखा गया था कि कटे हुए हाथ के रखने के बाद नोह ने कई सारे क्लूज छोड़े पुलिस के लिए, जिसका मतलब वह लोगों के बीच पॉपुलैरिटी पाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसके बारे में बातें करें, मतलब एक साइको टाइप का स्ट्रेंज माइंड जिसकी पर्सनालिटी थी लोगों के बीच पॉपुलर होना। तभी तो उसने ईजुंग की बॉडी को क्रॉस के ऊपर डाला, जिसका मतलब वह पहले से ही अपने शिकार के बारे में रिसर्च करता है, फिर उनको दबोच लेता है।
है। साथ ही यूपिंग ने जिस टाइप के ड्राइंग्स बनाए थे, यूपिंग के पोज उससे काफी सिमिलर थे। इसको देखकर कहा जा सकता था कि किलर लोगों को कुछ साबित करना चाहता है, वह कुछ बना रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या वह लड़कियों को बस इसीलिए मार रहा है ताकि वह उनके एक्शंस और बिहेवियर्स को कॉपी करके अपने मजे के लिए उनका मजाक उड़ा सके? कोई इतना साइको कैसे हो सकता है? अगर सच में वह ऐसा कर रहा है तो उसने उस लड़की का हाथ काटा ऐसा बोल के क्यों ची? फोरेंसिक ऑफिस जाता है तो उसको पता चलता है कि जिस लड़की का कटा हुआ हाथ मिला था उसके हाथ की 3 उंगलियां, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर थोड़ी सी कट गई थी, मतलब घिस गई थी, जिससे देखकर डॉक्टर साहब बताते हैं कि यह तभी हो सकता है जब कोई काफी लंबे समय तक ग्लव्स को पहन रखे। जिसका मतलब जिस भी लड़की का ये कटा हुआ हाथ था वो या तो बैंक में काम करती थी या फिर फाइनेंशियल ऑफिस में, जिसके तलाश में पुलिस निकल जाती है एक फीमेल एम्प्लॉय की तलाश में जो कि पैसा गिनने का काम करती थी। और पुलिस की मेहनत रंग लाई और उन्होंने एक ऐसी ही लड़की को ढूंढ निकाला जिसका नाम था जेंग जिया ई। यहाँ से किलर की मेंटालिटी समझ रहे हो? किलर लड़कियों को मार रहा है सिर्फ और सिर्फ उनका मजाक उड़ाने के लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। जेंग जिया ई जो कि एक बैंक में काम करती थी, उसने उसका हाथ काट दिया क्योंकि वह पैसा गिनने का काम करती थी। दूसरी तरफ किलर ने ईजुंग को क्रॉस के ऊपर में डाला था क्योंकि उसके दादाजी दूसरे रिलीजियस को पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि किलर ने यूपिंग के उसी पोज में फोटो लिए जैसा कि उसने अपनी ड्राइंग में बनाया था। मतलब किलर इतने ब्रूचुअल हरकतें बस इसीलिए कर रहा है ताकि वह उनका मजाक उड़ा सके। उधर वो बैंक वाले बताते हैं कि उन्होंने जेंग जिया ई के फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। एक फीमेल एम्प्लॉय बताती है कि वह कभी भी बैंक में काम करना नहीं चाहती थी और वह फीमेल एम्प्लॉय जिया ई के बगल में बैठती थी। अब क्या क्योंकि जिया ई के क्लासमेट तक भी पहुंच जाता है, जो बताती है जिया ई बैंक के नौकरी से कभी भी खुश नहीं थी और इसलिए बैंक में काम खत्म करने के बाद वह पार्ट टाइम जॉब करती थी। वह लड़की आगे बताती है कि उसके बर्थडे के दिन जिया ई उनको एक डांस क्लब में लेके गई थी जहां उन्होंने बहुत मजे किए। वहां पर उसको एक लड़का छेड़ रहा था और उस क्लब का नाम था किंक। तभी क्योची को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि इंस्पेक्टर लिन सॉन्ग योंग की गाड़ी के ऊपर रेड गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है। उस रेड बॉक्स में हमें एक फोटो दिखता है जिसमें हम देखते हैं कि किलर ने इंस्पेक्टर की बेटी यूतिंग को भी उठा लिया। तभी बताया जाता है कि टीएनबी क्लेम करती है कि उनको किलर का फोन आया था। अब हमें दिखाया जाता है कि हो जियान हो जो कि कियो की जेब का भाई था, उसने किलर से 2 कॉल्स को रिसीव किया था। वो बताता है कि फर्स्ट कॉल में किलर उनको किंक में जाके उनको छुप के फोटो लेने के लिए बोलता है, नहीं तो वह टीएनबी से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल चीजें लीक कर देगा। सेकंड कॉल में किलर उसको बोलता है कि उस यूजलेस फादर और पुलिस को बता देना कि वह टीएनबी पर आकर मुझसे माफी मांगे। अगर उसका बिहेवियर अच्छा रहा और मेरा मूड ठीक हुआ तो चांस है कि मैं उसकी बेटी को जिंदा छोड़ दूं। फिर क्या इंस्पेक्टर ली सुंग योंग के अंदर का बाप जाग जाता है। उसको लगता है कि हो जियान हो नहीं उसकी बेटी को किडनैप किया है। सभी पुलिस वाले ली सुंग योंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो किलर बस दिखाना चाहता है कि पुलिस वाले भी अब उसके सामने कितने मजबूर हो चुके हैं। साथ ही क्योची समझाने की कोशिश करता है अगर तुम वो करते हो जो कि वो बोल रहा है तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि वह तुम्हारी बेटी को जान से मार दे, जैसा कि उसने इजुंग को मार दिया था जब उसके दादाजी ने वैसा ही किया था जैसा कि उस किलर ने कहा था। लेकिन अब क्योंकि ली सांग यंग एक इंस्पेक्टर से एक फैमिली मैन बन चुका था और इसीलिए वह क्यों की बिल्कुल भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलर ने इंस्पेक्टर की बेटी यूतोंग और उसकी दोस्त को बांध कर रखा है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जैसा कि आप देख सकते हो। बेटा इसीलिए कहते हैं माँ बाप की बात माना करो, बड़ी हो गई तो क्या पंख निकल गए। अब यूतोंग अपने बाप को याद करके रो रही थी। बट द सच्चाई देयर इज नथिंग शी कैन डू। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीएनबी वालों ने लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया जिसमें ली सांग यंग एक यूजलेस बाप अपने पापों को एक एक करके गिन रहे थे। बट इससे पहले कि वो किलर से माफी मांगते उधर सांगची अपनी 10 चुड़ियों के साथ पहुंच जाता है। सॉरी कियोची जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट को रुकवाने की कोशिश करता है और कैमरे के अंदर घुस के नो से बोलता है मैं तुम्हें जल्द ही अरेस्ट कर लूंगा, बस अब तुम्हारा बहुत हो गया। लेकिन इसके बदले उसको ली सांग यंग का एक बहुत ही जबरदस्त घूसा मिलता है जिससे कियो के मुंह से खून निकलने लगता है, जिसके कारण वह इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर हो गया।
वहीं दूसरी तरफ योतोंग की हालत कुछ ऐसी थी। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर ली सांग यंग को हो जिन हो मतलब क्यूचे के साले को पीटते हुए देखते हैं, क्योंकि वह लड़की जियाई जिसका कटा हुआ हाथ मिला था किंग में हो जिन हो ही उसको छेड़ रहा था, जिसके कारण इंस्पेक्टर को पूरा भरोसा था कि उसी ने उसकी बेटी को किडनैप किया हुआ है। लेकिन उसका बचाव करने के लिए उसकी बहन हुयान हुई आती है। आगे हम देखते हैं कि कोचिन अपनी दुनिया में खोकर काम कर रहा था, तभी उधर डाचाओ आ जाता है जो कि बोलता है कि हुजियान हो के साथ सच में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसने 15 साल की एज में एक माइनर लड़की को ठीक इसी तरीके से असोल्ट किया था जैसा कि अभी सीरियल किलर्स कर रहा है, जिस पर हुयान हुई कियो की गर्लफ्रेंड उसको समझाने की कोशिश करती है कि मेरा भाई कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो किलर इंस्पेक्टर की बेटी और उसकी दोस्त को बहुत ही भयानक तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है। योतोंग किसी तरीके से अपने पैर खोलकर अपने दोस्त को लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या फायदा, कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीएनबी वाले अपने लॉयल व्यूअर्स के सवालों का जवाब टीवी पर लाइव दे रहे थे, तभी उस किलर नोह की आवाज आती है। उस शो की होस्ट याची उससे सवाल करती है, तुम क्या अचीव करना चाहते हो? वो आवाज जवाब देती है, अचीव? तुम लोग जितने भी सेलिब्रिटीज को अपने शो पर बुलाते हो, मैं उससे ज्यादा सोसाइटी की सेवा करता हूँ। याची उससे काफी आर्ग्यू करती है, जिससे पुलिस को उस फोन के लोकेशन को ट्रैक करने का इनफ टाइम मिल जाता है। वहीं वह किलर आगे बोलता है कि मैंने ली सांग यंग एक यूजलेस बाप के लिए सांगयान पार्क में एक गिफ्ट छोड़ा है। जब वो पुलिस वाला वहां गया और उस गिफ्ट को देखा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस किलर ने योतोंग की दोस्त को वहां पर रख दिया था, लेकिन जैसे ही उसने वो कपड़ा उठाया उसका सर जमीन में लुढ़कने लगा। अब कियोची भी वहां पहुंच चुका था। ये बात कियोची के सीधे दिल पे लग गई, क्योंकि वह स्टार्टिंग से ही किलर के पीछे पड़ा हुआ है। किलर उसको टीवी पर धमकी भी देता है और अब उसको ये देखना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनहो कियो का साला सांजावून से मिलने जाता है, जो कि जिनहो का बेस्ट फ्रेंड है और किंग डांस क्लब में डीजे का काम करता है। उसको उस पर शक था क्योंकि जूनियर हाई में उसी ने लिसालिन नाम की एक लड़की को उसी तरीके से अब्यूज किया था जैसा कि सीरियल किलर विक्टिम्स के साथ कर रहा है, लेकिन जावून इस बात को पूरी तरीके से डिनाई करता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि ईजून और बाकी विक्टिम्स के फेस पर जो लिपस्टिक था उसको इको नाम के एक ब्रांड ने बनाया था। अब हमें पता चलता है कि ली सालोन जो कि जूनियर हाई में अब्यूज हुई थी उसने सुसाइड कर लिया है। और कियो जब उसके रूम में पहुंचता है तो उसके बेड में उसको बड़े बड़े अक्षरों में सेंजा उन नाम लिखा हुआ दिखता है। फिर कुओ जावून के घर जाता है तो उसको पता चलता है कि जावून की माँ उसको बचपन से ही एक लड़की जैसा ट्रीट करती थी। जावून की माँ उसको जबरदस्ती लड़की के कपड़े पहनाती और लिपस्टिक लगाती, जबकि जावून इस बात के खिलाफ था। ऐसा वो क्यों कर रही थी ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जावून की लाइफ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा और अब भी उसको कभी कभार हेल्यूसिनेशंस आते हैं जिसमें उसको एक लड़की दिखती है और उसको लगता है कि उसने एक लड़की की जगह ले ली है और दिमाग में ये ख्याल आते ही वह पागल टाइप का हो जाता है। फिर वो जो करता है उसको खुद भी याद नहीं रहता और वह खुद भी अपने कंट्रोल से बाहर रहता है और इसीलिए वह लड़कियों पर अपना गुस्सा उतारता है ताकि वह खुद के दिमाग में ये साबित कर पाए कि वह एक लड़की नहीं एक लड़का है। आगे हमें बताया जाता है कि सेंजा ओन की एक बड़ी बहन थी जो कि तभी मर गई जब वह सिर्फ 2 महीने की थी और इस चीज का बहुत ही बुरा असर पड़ा उसके मम्मी के दिमाग पर, जिसके कारण जब उनको बेटा हुआ तब उसका भी नाम उन्होंने जाबोन ही रख दिया, जिसके कारण उसकी मम्मी को लगता था कि वह एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। अब हमें कुओ और सेंजावोन के बीच एक कन्फेस दिखाई जाती है जिसमें कंफर्म हो जाता है कि जावोन अभी भी बचपन के ट्रॉमा से गुजर रहा है। उसके घर में इको नाम का लिपस्टिक भी मिला जिसका मतलब वो खुद के अंदर ही खुद को साबित करना चाहता है क्योंकि उसने एक लड़की की जगह ली है। इस बात से वह पूरी तरीके से डिनाई करता है क्योंकि उसको पता है कि वह एक लड़का है और इसीलिए वह लड़कियों पर अपनी क्रूएलिटी और अपना गुस्सा निकालता है। कॉन्फेस के बीच में सेंजा ओन का लॉयर आ जाता है जिसके कारण सेंजा ओन वहां से छूट जाता है। अब जब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था कि सेंजा ओन ही वह किलर है तो इंस्पेक्टर लू सांग योंग उसका पीछा करता है और उसको मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच काफी फाइट होती है लेकिन सेंजा ओन योंग को धक्का दे देता है जिसके कारण वह छत से गिर जाता है और बहुत ही भयानक तरीके से जख्मी होता है। इस इंसिडेंट से सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए लेकिन वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था क्योंकि इंस्पेक्टर
एक्टर यंग और वह काफी ज्यादा करीब थे। अब वो एक बहुत ही बड़ी मीटिंग बुलाता है जिसमें वह बोलता है कि उसको नहीं लगता कि सेंजा ओन ही किलर है, क्योंकि उसको बचाने के लिए खुद हाउस स्पीकर आया था। हाउस स्पीकर कौन होता है? इतना समझ लो कि पॉलिटिक्स में उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसीलिए वो उसकी टीम को हाउस स्पीकर के पर्सनल लाइफ के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि सेंजा ओन हाउस स्पीकर का एलिजिट बेटा है और किंग भी शायद हाउस स्पीकर ने सेंजा ओन के लिए ही बनवाया है। इसके बाद जब पुलिस सेंजा ओन के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक कर रही थी तब उनको एक लड़की का नंबर मिला जिसको उसने काफी समय कॉल किया था, झांग मिंग मई, जो कि प्रोबेबली उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन आखिरी कॉल 2 साल पहले किया गया था। जुंग मिंग मई के विड्रॉल लोकेशन, मतलब जहां से वह पैसा निकालती थी, उसको ट्रैक करके पुलिस को मिंग मई की बॉडी भी मिल गई जिसको सेंजा ओन ने गला घोंट के मारा था और प्रोबेबली वो पहली लड़की थी जिसको उसने जान से मारा था। अब पुलिस ने सेंजा ओन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया और उसको शहर के गली गली में ढूंढने की कोशिश करने लगे। उधर जाबुन कार से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्राइव करते वक्त उसको हर बार की तरह हाल्यूसिनेशंस आने लगे जिसके कारण जाबुन अनकंट्रोल हो गया। और क्योंकि कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और इसीलिए कार अनकंट्रोल होकर रास्ते से नीचे खाई में गिर गई जिसके कारण जाउन और जिनहो की वही मौत हो गई। जुनहो यानी कि कुओ का साला भी उसके साथ था उस टाइम पे, क्योंकि वे लोग जूनियर हाई से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। अच्छी बात यह थी कि योतोंग जो कि इंस्पेक्टर की बेटी थी वह उस कार के डिक्की में बंद थी, लेकिन वह मरी नहीं थी जिसके कारण उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटलाइज किया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंजा ओन के डेथ से पूरी दुनिया कंफ्यूज है। किलर मर चुका है लेकिन पब्लिक के सवालों के जवाब प्रोसिक्यूटर कुओ के पास अब भी नहीं थे। पब्लिक उसके बारे में और जानना चाहती थी लेकिन कुओ के पास कोई परफेक्ट आंसर नहीं था। ये बात कुओ को बहुत ही ज्यादा खटक रही थी और इसीलिए उसने चीफ प्रोसिक्यूटर से भीख मांग के 10 दिन का समय मांगा। अब उसके पास कुछ एविडेंस नहीं थे, जो किलर था वह मर चुका था, लेकिन कुओ तो कुओ है। उसने तियानची ई के डायरी से ये बात हाईलाइट कर ली कि वह हीपिंग के साथ एक स्पेशल लाइव शो देखने गया था। वहां पर जाबुन और उसके दोस्त भी थे। वह लाइव शो सोडोम में हुआ था। सेंजाउन और उसके दोस्त वीआईपी कस्टमर्स थे। उस शो में एक लड़की को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था और उसके हाथ थंब कप से बंधे थे। अब टीवी पे न्यूज आने लगती है तो हीपिंग अपने बिहेवियर से क्यू का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जिससे क्यू को हीपिंग पर थोड़ा थोड़ा शक होता है। आपको नहीं पता तो चान हीपिंग टीएनबी का एक एंकर है। वह जानबूझ के जानहो की बहन यानी कि क्यू की गर्लफ्रेंड को अपने शो में बुलाता है, ये जानते हुए कि जुनहो यानी कि उसका भाई इनोसेंट था। जुनहो के मरने से पहले लोग उसकी कभी इज्जत नहीं किया करते थे, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन ने भी उसकी इज्जत नहीं की। लेकिन उसके मरने के बाद भी लोग उस पे आरोप लगा रहे थे, क्योंकि वह सेंजा उनका बेस्ट फ्रेंड था। और यह जानकर उसकी बहन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। लेकिन कुओ भाई साहब उसके घर आते हैं और उसको मोटिवेशन का तगड़ा वाला डोज देके चले जाते हैं। वह भाभी जी से वादा करता है कि वह प्रूव करेगा कि उसका भाई निर्दोष है। इसके बाद इजुंग के दादाजी कुओ को बताते हैं कि जिस नोह ने उनको फोन पे धमकी दी थी और जिस नोह की आवाज टीवी पर लाइव सुनाई जा रही थी, दोनों के बोलने के टोन में काफी ज्यादा डिफरेंस था। जो वॉइस उनको धमकी देती है वो थोड़ा र्यूड और ओल्ड टाइप का लगता है। यहाँ से कुओ इस कंक्लूजन पे निकलता है कि हो ना हो एक के बदले 2 किलर हो सकते हैं। अब कुओ का चैन हीपिंग पर शक बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जहां भी वो कांड हुए थे वह न्यूज कवर करने के लिए वहां पहुंच जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका वॉइस काफी ज्यादा काल्म था, जैसा कि इजुंग के दादाजी ने बताया था, और उसका बिहेवियर काफी हद तक ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लोगों का अटेंशन पाना चाहता हो। जैसा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया था कि किलर का बिहेवियर भी ऐसा ही है। अब जो हम देखते हैं वह सच में माइंड फकिंग था। छोटा हीपिंग एक कुत्ते के बच्चे को पकड़ता है, फिर उसको हुक से लटकाकर अपने पूरे के पूरे घर को जला देता है। यहीं पे हमें उसकी आइडियोलॉजी पता चलती है। वह एक डायरेक्टर जैसा बिहाइंड द सीन्स में बैठकर सारी चीजों को मैनिपुलेट करके पॉपुलैरिटी पाना चाहता है, लेकिन वह अपना फेस दिखाना नहीं चाहता। उसके अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी दुनिया, ये समाज बस एक रियलिटी शो के अलावे और कुछ भी नहीं है। वह चाहता है कि लोग उसको याद रखें। उसको इस बात पर भरोसा है कि वह समाज को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, उसने अपने माँ और बाप को अलग अलग तरीके से मार डाला था, वो भी तब जब वो एक छोटू सा बच्चा था। अब हमें दिखाया जाता है कि हीपिंग याची को उठा लेता है। याची जो कि काफी पुरानी एंकर और प्रोड्यूसर थी टीएनबी की, वह हीपिंग को ऐसी कड़वी सीधी बातें बोलती थी जो कि उसको पसंद नहीं आते थे जब हीपिंग याची के अंडर में काम किया करता था।
हिपिंग बोलता है अच्छा फिर मैं ऐसा कांड करेगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। याची बोलती है जो करना है कर लो, लेकिन आज नहीं तो कल तुम पकड़े ही जाओगे, लोगों के बीच सच आ ही जाएगा। हिपिंग बोलता है सच वो क्या होता है? सच वो होगा जो कि लोगों को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे, जो ज़्यादा स्मार्टली और ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बता कौन रहा है? याची बोलती है तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मेरे बिना कोई नहीं देखेगा। आज नहीं तो कल सभी लोगों को ये पता चली जाएगा कि तुम एक मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं हो। कोई भी तुम्हें याद नहीं करेगा क्योंकि तुम फालतू और बेकार हो। ये शब्द सुनते ही हिपिंग भाई साहब का गुस्सा 10वें आसमान तक पहुंच जाता है। फिर वह बहुत बुरी तरीके से याची के सर में मारने लगता है और कुछ ही सेकंड बाद उसकी हालत कुछ ऐसी होती है। और ए जलवज हिपिंग ये सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने कैमरे में। ये न्यूज आते ही सबकी फट जाती है क्योंकि याची टीएनबी की काफ़ी पुरानी और काबिल एंकर थी। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि जब सांजा उन अपनी जीएफ जांगजिंग में को गला घोंट के मार देता है तो हिपिंग जानबू को समझाता है देख मेरे भाई इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली में क्योंकि हिपिंग को समाज एक रियलिटी शो लगता है और इसीलिए उसे लगता है कि उसे एक एक्टर की जरूरत है और इसीलिए हिपिंग जाबून का फ्रेंड बन गया। एक बार की बात है जब जाबून हिपिंग के साथ सोडोम में जाता है, लाइव शो देख रहे तो उनका टॉर्चर देखकर जाबून को बोरिंग लगने लगता है। लेकिन तभी हिपिंग उस बंधी हुई लड़की के फेस को प्लास्टिक से ढककर उसको मार देता है, जिसको देखकर जाबून का दिल खुश हो जाता है। वहां पर एक कैमरामैन भी था जो कोई और नहीं बल्कि तियानची ई था, जो कि उनके इस हरकत को देखते ही उनका दीवाना बन जाता है। हिपिंग बोलता है सुनो भाइयों मेरे पास एक प्लान है। अब लड़कियों की कमी तो थी नहीं क्योंकि जाबुन किंग डांस क्लब में डीजे का काम करता था और इसीलिए वो लोग यूपिंग को सिलेक्ट करके उठा लेते हैं। वे लोग उसको बहुत ही भयानक तरीके से टॉर्चर करते हैं, लेकिन इसी दौरान तियानची का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह यूपिंग के लिए सिंपैथी फील करने लगता है। वह यूपिंग के फोटोज नहीं लेना चाहता था, लेकिन किसी तरीके से उसको राजी किया जाता है। लेकिन जब जाबुन यूपिंग का गला दबा के उसको मार देता है तो तियानची उसको बचाने की नाकामयाब कोशिश करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, तियानची इस पूरे घटना के बारे में पुलिस को कॉल करके बता ही रहा था। तभी पीछे से हिपिंग अंकल जी को लेके आता है जिनकी हालत सच में काफी खराब थी। तियानची अपने बाप को देखते ही ठंडा हो जाता है। फिर वो अपने बाप को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेता है और यूपिंग के झूठे रेप और मर्डर के केस में वह अभी जेल की हवा खा रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पूरा शहर याची की मौत के गम में डूबा हुआ था, लेकिन तभी नोह एक नया वीडियो टेप रिलीज करता है जिसमें वह कुछ ऐसे फोटोज दिखाता है। नोह बोलता है ये मैं हूं नोह और ये मेरा शो है जो हमेशा ही चलता रहना चाहिए। आगे बोलता है इस शो में मजा आ रहा है ना, हा 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 हा, तो रिलैक्स करके अपने सीट पे बैठो, अभी और भी ज्यादा मजा आने वाला है, हा 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 हा। और इसलिए पुलिस हिपिंग को उसके बुक लॉन्च इवेंट से उठा लेती है। तब तक हिपिंग पब्लिक और मीडिया के बीच में एक अच्छी खासी पहचान बना चुका था। वो हिपिंग को कन्फेस के लिए बुलाता है, लेकिन उसके पास एविडेंस नहीं थे और इसीलिए उसने हिपिंग को जाने दिया। अब जेल में दिखाया जाता है कि तियानची ई भाभी जी के सामने सारा सच उगल देता है और उसको लिखित भी देता है और सामने रखे पेन से अपने गले पर अटैक कर देता है और ज्यादा खून बहने की वजह से वह वहीं टपक पड़ता है। इसीलिए क्योंकि किसी ने उसके बाप का फोटो खींच के भेज दिया था। मतलब अगर वो हिपिंग के खिलाफ बोलता तो उसका बाप मरता, लेकिन उसने खुद को ही मार डाला। बेचारा कितना अच्छा लड़का था। उधर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि यूतोंग रिकवर कर ही रही थी कि तभी उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई। अगले सीन में हम टीवी में हिपिंग को बोलते हुए सुनते हैं आई नो कि सभी लोग ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि किलर ने उन लड़कियों को क्यों मारा। हिपिंग आगे बोलता है मुझे नहीं लगता कि उसे किसी भी लड़की से कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि किलर के अनुसार किसी का मर्डर करना सिर्फ एक क्रिएशन है और किसी भी क्रिएशन को करने के लिए किसी मोटो की जरूरत नहीं है। क्यों? जाके किसी भी आर्टिस्ट से पूछ लो, किसी भी क्रिएशन को करने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बस ऐसे ही हो जाता है। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि हिपिंग जो लड़कियों को इतनी दर्दनाक मौत दे रहा है उसको इस बात का 1% भी रिग्रेट नहीं है और ना ही उससे लड़कियों के दर्द का अंदाजा है। मतलब वो किसी जानवर से कम नहीं है। साला इसका बाप भी इसको ऊपर से बैठ के गाली दे रहा होगा। अगले शॉट में हम क्यों भैया को भाभी के साथ फैमिली प्लानिंग करते हुए देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्यों भाभी जी के घर से बाहर आया उसको नोह का धमकी भरा कॉल आया जिसमें वो बोलता है क्यों क्या तुमको लगता है कि तुम मुझसे बेटर हो क्योंकि तुम किसी को नहीं मारते और मैं लोगों को मारता हूँ। जब तक किसी के अंदर का हरामीपना बाहर नहीं आता तब तक ही वह सीधा साधा रहता है, फिर वह किलर बन जाता है।
फिर वो आगे बोलता है, क्या तुम इतने ईमानदार हो? तुमको क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं पता? यहाँ से कियो समझ लेता है कि उसका टारगेट या तो कियो है या फिर उसके एकमात्र फैमिली उसके अंकल है। लेकिन नोह सभी लोगों के दिमाग से खेल जाता है और कियो भैया की होने वाली बच्चों की माँ को टपका देता है। ये देखते ही कियो वो बन जाता है जो कि नोह उसको बनाना चाहता था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, वह बहुत ही डरावना दिख रहा था। उन्होंने हिपिंग को पार्किंग लॉट में तड़पा तड़पा के पीटा। उसके हाथ में हिपिंग का खून आ चुका था, लेकिन भाभी के प्यार में वो इतना खोया हुआ था कि वो भूल गया कि वो एक प्रोसिक्यूटर था और प्रोसिक्यूटर कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। लेकिन ये क्या, कियो भैया के हाथ में आ जाता है गन। फिर दाएं दाएं 2 गोलियां हिपिंग को चखाते हुए, लेकिन गोलियां लगी या फिर नहीं ये कंफर्म नहीं दिखाया। ये न्यूज बाहर आते ही शी जिनपिंग के साथ पूरा का पूरा चाइना 2 मिनट के लिए अटक गया, क्योंकि जब आप प्रोसिक्यूटर बनते हो तो फिर आप कसम खाते हो, मैं कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा, भले ही होमलैंडर मेरी होने वाली बच्चे की माँ को उठा ले और मेरे बच्चे को अपना बना के रखे जैसे वो मेरा नहीं उसका बच्चा हो। #ओनली द बॉयज फैंस कैन अंडरस्टैंड्स माई फीलिंग्स राइट नाउ। अंग्रेजी की दुनिया से बाहर आए तो क्यों भैया अभी जेल की हवा खा रहे हैं, साथ ही कुछ पुराने रिश्तेदारों की पिटाई भी। चीजें अभी पूरी तरीके से बदल गई। जब नोह का वर्दी अपोनेंट अब जेल में है तो नोह को रोकेगा कौन, पूछती है चाइना की जनता। यही नहीं, अब नोह एक नहीं रहा, लाखों की तादाद में दुनिया भर में नोह आ गए हैं। छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे नोह का मास्क पहन के क्राइम कर रहे हैं। लोग नोह की आइडियोलॉजी को पसंद कर रहे हैं। अब पकड़ोगे तो किसको? ऐसे में क्या क्यों भैया शांत रहते? उन्होंने पहले जेल में पिटाई खाई, फिर हॉस्पिटल में एडमिट रहे और डिसाइड किया कि हिपिंग के साथ लाइव 1v1 कन्फेस करेंगे। फिर आया द मोस्ट एंटिसिपेटेड डे। एक साइड थे हिपिंग असली मास्टरमाइंड, दूसरे साइड सबसे वर्दी अपोनेंट प्रोसिक्यूटर को। सबसे पहले को सभी लोगों से माफी मांगता है कि उसने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से लॉ एंड ऑर्डर्स को तोड़ा। लेकिन जब फ्रंट लाइन प्रोग्राम पर नोह का कॉल आता है तब वो वहां से उठकर जाने लगता है कि उसका काम अभी अधूरा है। तभी नोह उसको बैठता है कि अगर वो अपनी सीट पर नहीं बैठा तो नोह किसी को मार डालेगा, लेकिन अगर वो अपनी सीट पर बैठ गया तो वो प्रूव करेगा कि वही असली नोह है, हिपिंग नोह नहीं है। वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है तो हिपिंग उस आवाज से बोलता है, असली नोह मैं हूँ। जिस पर नोह बोलता है, चुप कर, तुमने मेरा बस क्रिएटिव आइडिया चोरी किया और उसको अपने बुक में छाप दिया। वह नोह की आवाज आगे बोलता है, तुमको इतने लोग कभी नहीं जानते, अगर मैंने सांझा उनके साथ मिलकर वो मर्डर्स नहीं करता। एक्चुअली में कुओ को पता था कि असली नोह हिपिंग था। नोह की आवाज सिर्फ एक फेक कॉल था जो कि हिपिंग ने प्लान किया था, क्योंकि कुओ को पता था कि हिपिंग लोगों का अटेंशन पाने में इंटरेस्टेड होता है और इसीलिए उसको एक आइडिया आया। वह उस आवाज का जवाब देते हुए बोलता है, तुमने याची को मारा क्योंकि वह तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन तुमने यून हवाई को मारा क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। ठीक है, तुम सफल हो गए, मैं उसकी मौत से बहुत दुखी हूं, लेकिन अब क्या, ये किस तरीके का परफेक्ट क्राइम है? तुम्हारे मर्डर्स करने का मोटिव अब बहुत ही पर्सनल और पुराना हो रहा है। यह उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुमने अपने बुक में डिस्क्राइब किया है। हिपिंग बीच में बोलता है, वो सिर्फ एक फ्रैंक कॉल था। उसको छोड़ के आगे चलते हैं। वो उसकी बात नहीं सुनता और बोलना कंटिन्यू रखता है, तुमने सेंजाओन का नाम लिया, लेकिन तुमको नहीं लगता कि उसके मरने के बाद तुम्हारे प्लान्स एकदम साधारण और प्रेडिक्टेबल हो गए हैं? तुम बस साधारण तरीके से लोगों को मार रहे हो अपने गुस्से में आकर। अब तुम में वो ओरिजिनलिटी नहीं रही। हिपिंग बीच में कुओं को बैठने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनता और वह बोलना जारी रखता है, तुमने कहा कि तुम नो हो, चलो मैं मान लेता हूं, लेकिन जेल के अंदर तुम्हारे जैसे हजारों नो हैं। हर कोई आदमी जो कि किसी और आदमी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है वह नो है। मैं नो हो सकता हूं, कोई भी नो हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि ओरिजिनल नो कौन है। तुमको समाज बहुत ही जल्दी भूल जाएगा। तुम बेकार और फालतू हो जिसको कोई याद नहीं रखेगा, बेकार और फालतू। हिपिंग अपने सीट से उठकर कियो के पास आते हुए बोलता है, सभी ये देखकर शौक हो गए। हिपिंग बोलता है, जब मैं एयर पर आता हूं तो मिलियंस ऑफ लोग मुझे देखते हैं, तुम्हें लगता है मैं फालतू हूं? तुमको लगता है मैं ओरिजिनल नहीं? सेंजाओन बस एक कैरेक्टर था मेरे स्क्रिप्ट में और मैंने नोह को बनाया। मैं नोह हूं, वो मैं हूं जिसने डिसाइड किया कि किसको कहां और कब मारना है। तुमने कहा मैं यूनिक और ओरिजिनल नहीं हूं। मैंने यून होई को मारा ताकि मैं तुम्हें पागल बना सकूं। अब हिपिंग की आंखें लाल हो चुकी थी। ये सुनकर टीएनबी के सभी एम्प्लॉय को झटका लग गया। वह आगे बोलता है, मैंने एक एस्ट्रे यूज किया याची का सर कुचलने के लिए। वो एस्ट्रे अभी भी मेरी ऑफिस
पुलिस में रखा है, लोग आए और गए लेकिन किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया। मैंने ये अकेले किया, मैंने बनाया नोह को, मैं हूं नोह। और तुमको लगता है कि मैं स्पेशल और यूनिक नहीं हूं, मैं हूं नोह, मैं हूं नोह, ऐसा बोल के वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बस इतना होना था कि पुलिस बैंड बाजा बाराती सब लेके आती है और हिप्पिंग को अरेस्ट करके ले आती है। वो क्यों से बोलता है, क्या तुमको सच में लगता है कि तुम मुझे लॉक करके रख पाओगे? बाहर हजारों मेरे जैसे नोह घूम रहे हैं जो कि मेरी जगह ले लेंगे। क्यों जवाब देता है, आई डोंट केयर, और केस के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। हिप्पिंग बोलता है कि तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते। आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि कोर्ट में पहली सुनवाई के बाद जब हिप्पिंग कोर्ट से बाहर आता है तो एक रैंडम आदमी भीड़ में से नोह का मास्क पहने आता है और हिप्पिंग को पेट में चाकू मार देता है, जिससे हिप्पिंग वहीं मर जाता है। अब हिप्पिंग को वो मारने वाला किलर लड़का था या फिर लड़की, ये हमें पता नहीं चला। एक्चुअली में उसका हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो यहीं पे ये कहानी एंड होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाकी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेरी तरफ से इतना बड़ा थैंक यू। Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really